नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे। और लास्ट एपिसोड में हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट के एक प्रोडक्ट फिक्स डिपॉजिट को समझा था। आज हम दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हैं, बॉन्ड्स। और इस वीडियो में हम बॉन्ड्स को समझने वाले हैं। आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का नाम सुना होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का नाम सुना होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में सुना होगा। लेकिन सवाल ये है कि बॉन्ड्स आखिर होता क्या है? क्या ये एफडी की तरह होता है? इसमें रिस्क कितना होता है? इसमें रिटर्न कैसा मिलता है? और गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? तो एफडी और बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? आज हम इन्हीं सारी चीजों को बेसिक लेवल से सीखेंगे। आज का एपिसोड है हमारा एपिसोड नंबर 29 और हम बॉन्ड्स की मास्टर क्लास कर रहे हैं। और हम सीखेंगे कि बॉन्ड्स क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड वर्सेस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, और एफडी और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। आज की वीडियो का हमारा मैसेज है कि बॉन्ड में आप किसी इश्यूअर को पैसा देते हैं और बदले में जो अग्री टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार आपको इंटरेस्ट और कैश फ्लोज मिलते हैं मेच्योरिटी पर, प्रिंसिपल की रिपेमेंट के साथ, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट भी रिस्की होता है। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, और हम किस तरीके से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये आज हमारा टॉपिक है और हमारे वीडियो का मैसेज है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टर और इश्यूअर कौन होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कूपन और मैच्योरिटी का क्या मीनिंग होता है, बॉन्ड से रिटर्न कैसे मिलता है, बॉन्ड्स में कौन कौन से रिस्क होते हैं, एफडी और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, और बॉन्ड्स पोर्टफोलियो में क्या रोल प्ले करते हैं। ये वीडियो हमने एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बॉन्ड्स क्या होता है। बॉन्ड एक तरीके से लोन या डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आप लोन पे पैसा ले रहे हैं, किसी से उधार पैसा ले रहे हैं, वो बॉन्ड्स की ब्रॉड डेफिनेशन बन जाता है। जैसे जो एक आप और मैं एक इन्वेस्टर हैं, हमारे पास मनी है, वो पैसे हम, जो इन्वेस्टर का पैसा होता है, वो हम बिजनेस को इश्यू करते हैं, तो वो हो जाता है इश्यूअर। और वो इश्यूअर उस पैसे से बिजनेस करता है, बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करता है, बिजनेस की एक्टिविटीज जनरेट करता है, और जो प्रॉफिट आता है वो इन्वेस्टर को रिटर्न करता है विद इंटरेस्ट एंड कैश फ्लोज। तो ये पूरी साइकिल होती है बॉन्ड की। एक हो गया इन्वेस्टर जिसके पास पैसा है, एक इश्यूअर हो गया जिसको पैसे की जरूरत है, और वो इश्यूअर अग्री टर्म्स एंड कंडीशंस में बिजनेस के प्रॉफिट के बाद आपको इंटरेस्ट और कैश फ्लोज वापस लौटा देता है। तो ये पूरा साइकिल होता है बॉन्ड का। तो जब कोई गवर्नमेंट या कंपनी मतलब पैसे जुटाना चाहती है, तो वो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में बॉन्ड्स को इश्यू करती है। इन्वेस्टर्स उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके, उनको परचेज करके, जो इश्यूअर होता है उसको पैसा प्रोवाइड करता है उधार पे। और जो इश्यूअर बॉन्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसके अनुसार जो इंटरेस्ट और कैश फ्लोज पॉसिबल होता है, वो आपको मेच्योरिटी पर प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलता है। और यही बॉन्ड का ऑब्लिगेशन होता है बिटवीन द इश्यूअर एंड बिटवीन द इन्वेस्टर। एंड जो ये किस बात पर डिपेंड करता है? क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इश्यूअर। इश्यूअर की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, और बॉन्ड्स के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, यही बॉन्ड्स का बेसिक कंसेप्ट होता है। तो इश्यूअर हो गया, एक इन्वेस्टर हो गया, वो इन्वेस्टर इश्यूअर को बॉन्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन होता है। वो गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, वो कॉर्पोरेट एंटिटी भी इशू कर सकती है। तो बॉन्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड के दो तरीके के क्या कहते हैं कि पहलू होते हैं। एक इश्यूअर होता है जो पैसे उधार ले रहा है, यानी गवर्नमेंट उधार ले रही है पैसे, या कॉर्पोरेट कंपनी ले रही है। तो एक तो हो रहा है उधार लेने वाला इश्यूअर। एक होता है इन्वेस्टर जो पैसे दे रहा है। जैसे मैं और आप, हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो हम इन्वेस्टर हो गए जो पैसा दे रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मान के चलिए कि कोई पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन कंडीशंस में बॉन्ड को इशू करेगी। तो बॉन्ड इशू करने के बाद जो इन्वेस्टर्स होता है, अपने इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से उन बॉन्ड्स को परचेज करके उसमें इन्वेस्ट कर देता है। और इन्वेस्टर का जो पैसा आता है वो इसेंशियली गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट वो फंड लेने के बाद जो भी प्रोजेक्ट के लिए उसने जो स्पेसिफिक बॉन्ड इशू किए हुए हैं, उस पैसे से उसका उपयोग करके अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। बॉन्ड के इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। फेस वैल्यू या प्रिंसिपल, बॉन्ड की मूल राशि वो होती है फेस वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड की। भी 1000 रुपीज का बॉन्ड है, 2000 रुपीज का या 10,000 रुपीज का है, वो आपकी फेस वैल्यू हो गई उस बॉन्ड की। कूपन रेट क्या होता है? बॉन्ड के टर्म्स के अनुसार जो आपको पीरियोडिक इंटरेस्ट या कैश फ्लो मिलेगा। जैसे 6% का बॉन्ड है, 7% का है, 8% का है, तो कूपन यहाँ पे समझने वाली बात है कि इंटरेस्ट रेट होता है कि उस बॉन्ड के साथ कितना इंटरेस्ट रेट एसोसिएटेड है। तो हम नॉर्मली एफडी के टर्म्स में उसको इंटरेस्ट रेट कह देते हैं, और बॉन्ड में इसको कूपन कहा जाता है। तो कूपन हो गया इंटरेस्ट रेट।
मेच्योरिटी होती है कि मेच्योरिटी टर्म कि आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, और वो डेट होती है जिसपे आपका बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा और उस डेट के ऊपर आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा और बॉन्ड के जो इंटरेस्ट अग्रीड है, कूपन रेट अग्रीड है, उसके साथ उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मेच्योरिटी वो डेट होती है या वो टाइम पीरियड होता है जब बॉन्ड की मेच्योरिटी हो जाती है और आपको एप्लीकेबल प्रिंसिपल रीपेमेंट ड्यू हो जाता है और आपको उस डेट के बाद वो पैसा मिल जाता है। मार्केट प्राइस क्या होता है कि अगर आप बॉन्ड की मेच्योरिटी डेट से पहले उसको मार्केट में बेचना चाहते हो, तो जैसे सिक्योरिटीज और स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, ऐसे ही बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं, तो मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस अलग हो सकता है। वो बॉन्ड की फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है, बॉन्ड की फेस वैल्यू से कम भी हो सकता है, तो उसको बॉन्ड का मार्केट प्राइस बोलते हैं। अगर बॉन्ड मेच्योरिटी से पहले मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो उसका मार्केट प्राइस बदल सकता है, जैसा मैंने बताया, वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1,000 रुपए है और उसकी कूपन रेट है 8%, और अगर कूपन रेट एनुअल है तो 1,000 का 8% यानी 80 रुपए, तो 80 रुपए का एनुअल कूपन कैश फ्लो हो जाएगा सब्जेक्ट टू बॉन्ड की टर्म्स एंड कंडीशन। तो मेच्योरिटी डेट पे आपको 1,000 रुपए प्लस 80 रुपए जो इंटरेस्ट है इस कूपन को कैलकुलेट करने के बाद वो मेच्योरिटी डेट पे या एंड ऑफ द मेच्योरिटी टर्म आपको पेमेंट हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझने वाली है कि कूपन रेट और आपका एक्चुअल जो रिटर्न है वो हमेशा एक नहीं होता है। तो एक तो हो गया कूपन रेट 8% और एक्चुअल रिटर्न इस बात पे भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कि ये बॉन्ड स्टॉक की तरह मार्केट के अंदर ट्रेड हो सकते हैं। तो जब मार्केट के अंदर ट्रेड हो सकते हैं तो आपका जो बॉन्ड का कूपन रेट है, बॉन्ड की जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और क्योंकि मार्केट में ट्रेड हो सकता है तो रियल वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी कि मार्केट का अप है, मार्केट का डाउन है, या उस बैंड में, उस बॉन्ड में मार्केट का वैल्यूएशन क्या चल रहा है। तो बॉन्ड मार्केट प्राइस पर जो सेल परचेज हो सकता है वो भी डिटरमाइन करता है कि एक्चुअल रिटर्न क्या होने वाला है उस बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट से। कूपन रेट और यील्ड में क्या डिफरेंस होता है? जो कूपन रेट होती है, जो इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा यील्ड के बराबर नहीं होता है। जो कूपन होता है वो बॉन्ड की जो स्टेटेड कैश फ्लो रेट होती है वो कूपन रेट होता है। जैसे मैंने आपको बोला 1,000 रुपीज का बॉन्ड है विथ 8%, तो 8% कूपन रेट हो गई, हमने स्टेट कर दिया, हमने ये बता दिया कि भैया 8% इसके ऊपर ब्याज लगेगा। लेकिन अगर हम अपने बॉन्ड को उसकी फेस वैल्यू से अलग प्राइस पर खरीदा है, जो कि मार्केट के अंदर होता है, जैसे मैंने बताया कि मार्केट में आप उसको ट्रेड करते हैं तो वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर आपने बॉन्ड को उसकी फेस वैल्यू से अलग प्राइस पर खरीदा है तो आपकी इफेक्टिव यील्ड रिटर्न अलग हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जब बॉन्ड प्राइसिंग में स्टडी करेंगे उस एपिसोड में समझेंगे इसको। लेकिन आज केवल इतना ध्यान रखिए कि बॉन्ड का कूपन और इन्वेस्टर का जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो सेम नहीं हो सकता है, बिकॉज ये जो बॉन्ड्स हैं वो मार्केट के अंदर भी ट्रेड हो सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट एंटिटीज द्वारा इशू किए गए जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं उनको ब्रॉडली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है, और उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की एक स्पेसिफिक टाइप्स होती है, स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं और स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो इसेंशियली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर गवर्नमेंट एंटिटीज इशू करती हैं। गवर्नमेंट एंटिटीज लोन लेना चाहती हैं पब्लिक से, तो वो एंटिटीज पब्लिक में जाकर के बॉन्ड इशू करती हैं और डायरेक्ट पब्लिक से पैसा लेती हैं। तो अगर मैं इनको सिंपली पुट करें कि भाई गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वो एलिजिबल इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी इशू कर सकती है, इन्वेस्टर पैसा देगा और सिक्योरिटी की टर्म्स के अनुसार कैश फ्लो और मैच्योरिटी रीपेमेंट हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स निकाले, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, आप इन्वेस्टर हो, आपने पैसा दिया, गवर्नमेंट के पास वो पैसा चला गया और गवर्नमेंट ने वो जो जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा जमा किया था उसके अंदर वो यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी का बॉन्ड इश्यूएंस इस तरीके से होता है। कॉर्पोरेट, जैसे गवर्नमेंट को जरूरत पड़ सकती है, इसी तरीके कॉर्पोरेट कंपनीज भी पैसा रेज करने के लिए पब्लिक के पास जाती है, कंपनीज भी पैसा रेज करने के लिए बॉन्ड इशू कर सकती है। तो एक तो गवर्नमेंट इशू कर सकती है और एक कॉर्पोरेट सेक्टर्स कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक क्रिटिकल डिफरेंस क्या है कि कंपनी जो पैसा पब्लिक से लेना चाहती है लोन के ऊपर थ्रू दीज बॉन्ड, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ समझना बहुत जरूरी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से है। अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो क्रेडिट रिस्क कंपैरेटिवली कम हो सकता है, और अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की हो सकता है। तो हो सकता है कि इसीलिए कहते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी, यानी उसका जो इंटरेस्ट रेट जो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है
उसके कंपैरिजन में उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है उसका कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर उसका क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट काफी रिस्की हो जाएगा। हो सकता है कि वो बॉन्ड्स की ऑब्लिगेशन फ्यूचर में वो कंपनी मीट आउट भी नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट में लॉस देखने को मिल सकता है। इसीलिए जब भी हम बॉन्ड्स को कंसिडर करते हैं उसकी रिस्क प्रोफाइल को समझना जरूरी है, और केवल जो बॉन्ड का रिटर्न होता है उसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, वो केवल सफिशिएंट नहीं होता है। तो ये हमारे को रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप बॉन्ड्स के रेस्पेक्ट में भी बिफोर इन्वेस्टमेंट पढ़ना बहुत जरूरी होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या डिफरेंट होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपनी इशू करती है, प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं, कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट है, रिलेटेड क्रेडिट रिस्क कंसिडरेशंस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है तो रिलेटेड क्रेडिट रिस्क कम होता है। यहाँ पे कंपनी से क्रेडिट रिस्क को समझना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी का क्रेडिट रिस्क क्या है, कि वो ए है, डबल है, ट्रिपल है, बी है, तो वो क्रेडिट रिस्क समझना बहुत जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट में क्योंकि पैसा जा रहा है, रिस्क नहीं होता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो रिटर्न हो वो रिलेटिवली कुछ केसेस में कम भी हो सकता है। और क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट को लोन चाहिए, तो बहुत सारे केसेस में हाई रिटर्न भी ये लोग वादा करते हैं। कई बार हाई रिटर्न्स के बॉन्ड भी देखे गए हैं, बट वो हायर रिस्क के साथ आता है, उसमें रिस्क ज्यादा होती है। क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में ही बताया है कि रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को मैंने समझाया है कि ऐसा बहुत सारे केसेस में होता भी है, और जरूरी नहीं है ऐसा हो कि रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप, अगर रिस्क हाई होता है तो रिटर्न भी हाई हो सकता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, बट उसके रिस्क का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। टर्म्स डिपेंड अपॉन द सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं उस बॉन्ड्स के टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और वहीं पे जो कॉर्पोरेट्स ने इशू किए हुए हैं बॉन्ड उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कॉर्पोरेट डिसाइड करती है। तो ये कहना एकदम से करेक्ट नहीं होगा कि भाई हर गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री होता है या हर कॉर्पोरेट बॉन्ड रिस्क फ्री होता है। यहाँ पे हम लोगों को हर स्पेसिफिक बॉन्ड्स और हर स्पेसिफिक बॉन्ड्स के टर्म्स एंड कंडीशंस की सिक्योरिटी, इशूअर कौन है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, उसको रिस्क एनालिसिस, उसमें कितना रिटर्न है, इन तमाम चीजों को एक बार एनालिसिस करने के बाद, समझने के बाद तभी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का सोचना है। तो जैसा पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड होते ही है, क्योंकि ये बॉन्ड्स मार्केट के अंदर ट्रेड हो सकते हैं जिस तरीके से स्टॉक्स होते हैं। तो एक मार्केट के रिस्क का इन्फ्लुएंस इन बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट पे हमेशा बना ही रहता है। बॉन्ड्स में कौन कौन से रिस्क होते हैं? जैसा मैंने बोला कि बॉन्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक ये बहुत प्रकार के रिस्क होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि भाई बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो रिस्क जीरो है। तो एक होता है क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क। इश्यूअर अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर ही नहीं पाया, अगर वो उसने 8% कूपन रेट पे आपको बॉन्ड इशू किए और फ्यूचर डेट पे अगर उसको ऑब्लिगेशन टू पे है मैच्योरिटी डेट पे, और कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस ठीक नहीं है, अगर उस वो डिफॉल्टर रिस्क में है, तो आपका प्रिंसिपल भी अटक जाएगा, इंटरेस्ट तो छोड़िए, तो आपको पैसा ही नहीं मिल पाएगा। तो वो होती है क्रेडिट रिस्क। वो कंपनी के जो बिजनेस वो करती है, उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो लॉस है, उसकी बैलेंस शीट है, उसके बेसिस पे जितनी भी ये जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो एक क्रेडिट रेटिंग और रिस्क रेटिंग देती हैं कंपनी को, तो वो एक रिस्क हमेशा बना होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रेट इंक्रीज करने पर एग्जिस्टिंग बॉन्ड की मार्केट रेट भी प्रभावित हो सकती है। ये हम आगे देखेंगे, बिकॉज बॉन्ड्स मार्केट के अंदर ट्रेड हो सकते हैं, तो मार्केट के चेंजेस की वजह से जो बॉन्ड के सेल परचेज के अंदर प्राइस का डिफरेंस आता है वो हमेशा एक रिस्क बना हुआ ही होता है। और लिक्विडिटी रिस्क, अगर आपको बॉन्ड बेचने के लिए बायर्स ही अवेलेबल नहीं है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज अगर कोई ट्रेड करने के लिए आप सेलर हैं तो सामने परचेजर भी होना चाहिए, और परचेजर अगर अनअट्रैक्टिव बॉन्ड रेट या अनअट्रैक्टिव यील्ड को देखेगा तो उस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट होना मुश्किल हो जाता है। तो एक लिक्विडिटी रिस्क का भी फैक्टर हमेशा बॉन्ड्स के अंदर बना रहता है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क, फ्यूचर में आपकी मैच्योरिटी डेट हो गई, आपको कैश फ्लो मिल गया, आपको पैसा मिल गया, तो जो बॉन्ड का एग्जिस्टिंग रेट है उससे ज्यादा रेट मिलेगा या उससे बराबर मिलेगा या उससे कम मिलेगा, ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी हमेशा एसोसिएटेड रहती है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट एक्सपोजर। तो ये आप बिल्कुल शॉर्ट वे में नहीं कह सकते कि फ्यूचर जो इंसिडेंट होगा कि जब आपको पैसा मिलेगा आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है री इन्वेस्टमेंट। तो बॉन्ड्स में 4 तरीके के रिस्क होगा कि क्रेडिट रिस्क हो सकता है,
इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है और री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो सकता है। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें और ये समझना चाहें कि दोनों किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, तो वो इस तरीके से है कि जैसे किसी कंपनी ने न्यू बॉन्ड्स इशू किए और उस बॉन्ड्स के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यानी जैसे एक लॉट में उन लोगों ने 8% कूपन रेट पे बॉन्ड इशू किए और अब न्यू बॉन्ड 10% पे लेकर के आएंगे। अगर 10% न्यू लाए हैं तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो लोग बाग चाहेंगे कि हम लोग ज्यादा हायर जो इंटरेस्ट जिस कूपन रेट से मिलता है जिस इन्वेस्टमेंट में, तो लोग बाग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो क्या होगा कि एग्जिस्टिंग बॉन्ड प्राइस जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि नए वाले ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा मीन ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा रिटर्न आपको मिल रहा है, नए बॉन्ड ज्यादा इंटरेस्ट रेट से आ गए हैं, तो पुराने वालों की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं कि मार्केट की तरफ से प्रेशर क्रिएट हो गया है और बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो गई है। और वहीं जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स है वो कम हो जाते हैं, तो अगर एवरेज मार्केट रिटर्न, एवरेज मार्केट इंटरेस्ट अगर 10% है और अगर वो मार्केट रेट इंटरेस्ट कम हो जाता है और आपका बॉन्ड ऑलरेडी 12% पे इशू हो जाता है, तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज मार्केट दे रहा है 10% और हमारा बॉन्ड दे रहा है 12%, तो मार्केट से ज्यादा है, तो इस तरीके के बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे समझने का मतलब यह है कि मार्केट से किस तरीके से बॉन्ड्स की अट्रैक्टिवनेस, बॉन्ड्स के प्राइस हाई लो, ये सब कुछ डिपेंडेंट होते हैं। तो जो हायर कूपन का बॉन्ड होगा उसकी हमेशा मार्केट में डिमांड बनी रहेगी, तो हमेशा लोग बाग उसको परचेस करना चाहेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे और उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जो रिलेशनशिप है कि जो मार्केट से कनेक्टिविटी है बॉन्ड के प्राइसेस में, कि मार्केट के फ्लक्चुएशन से बॉन्ड के प्राइस पे क्या असर पड़ता है, ये रिलेशनशिप ज्यादातर फिक्स रेट बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, कि जहां पे कूपन होता है, स्टैटिक होता है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होता है। अगर मैंने बोल दिया कि अगर ये 3 साल का बॉन्ड है जिसका कूपन रेट 8% एनुअल है, वो फिक्स है, उसमें ये रिलेशनशिप ज्यादा मायने रखती है, ज्यादा मीनिंगफुल रखती है। और अगर मार्केट में नए बॉन्ड्स हायर इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल हो जाते हैं, तो पुराने जो लोअर कूपन बॉन्ड्स की अट्रैक्टिवनेस है, जैसा मैंने बताया, वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि उनके मार्केट प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ सकता है और इस तरीके से मार्केट गिरने पर एग्जिस्टिंग हायर कूपन बॉन्ड्स की अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो हमारे को इस वे में इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि किस तरीके से बॉन्ड का प्राइसेस मार्केट से फ्लक्चुएट हो सकता है। इसलिए मैंने पिछले स्लाइड्स में ये बताया है कि क्यों आपका जो बॉन्ड का यील्ड है और जो आपका रियल रिटर्न है वो सेम नहीं हो सकता है, वो डिफरेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से। और अगर मान के चलिए कि मैं बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक रखूं, तो आप रख लीजिए। अगर बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करना चाहते हैं तो रख लीजिए, तो मार्केट प्राइस के डेली मूवमेंट का रेलेवेंस अलग हो जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टर्स का जो इंटेंशन है वो मैच्योरिटी तक होल्ड करने का है। तो जब आप पूरे पीरियड तक होल्ड करना चाहोगे तो होल्ड कर दो, तो उसपे आपके मार्केट फ्लक्चुएशन का कोई इफेक्ट, प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको पूरा होल्डिंग पीरियड तक रखना है, तो मार्केट अप जाए या डाउन जाए, तो जैसे ही आपकी मैच्योरिटी डेट होगी तो आपको उस कूपन के परसेंटेज के हिसाब से प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरी रिस्क है वो तो हमेशा बनी रहेंगी, जैसे क्रेडिट रिस्क है, बॉन्ड्स की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टैक्सेशन है, लिक्विडिटी है और री इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस, ये तो अपनी तरफ से ये रिस्क तो बने ही रहेंगे। ठीक है, आपको मार्केट का इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पूरा होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन ये बाकी सारी रिस्क से आप इंसुलेटेड नहीं है। एफडी और बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? एफडी बैंक डिपॉजिट है, बॉन्ड एक डेट सिक्योरिटी है। बैंक काउंटर पार्टी होता है एफडी में, बॉन्ड गवर्नमेंट या कंपनी आदि ये इश्यूर होते हैं। टर्म्स बैंक तय करता है, सिक्योरिटी की टर्म्स डिफाइंड होती हैं, गवर्नमेंट डिफाइन करती है, प्लस जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो डिफाइन करती हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल की कंडीशंस होती हैं एफडी में, कि अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी लग सकती है, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में कुछ लॉस देखने को मिल सकता है। तो बॉन्ड के अंदर मार्केट सेल पॉसिबल होता है सब्जेक्ट टू लिक्विडिटी, की भाई सामने बायर अवेलेबल है या नहीं है, तो ये आराम से मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन एफडी मार्केट में ट्रेड नहीं होती है। तो एफडी के अंदर मार्केट प्राइस टिपिकली एक सेंट्रल इशू नहीं है, बिकॉज सभी बैंक के एफडी रेट्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में पब्लिश्ड हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड नहीं है। और बॉन्ड क्योंकि मार्केट से लिंक्ड है तो मार्केट के फ्लक्चुएशन का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉन्ड का रेट घट जाए या गिर जाए, तो ये सारी चीजें हमारे को देखनी पड़ेंगी। एफडी में जो इंटरेस्ट पेबल होता है वो टैक्सेबल होता है अंडर एप्लीकेबल रूल्स। आप किस टैक्स
टैक्स स्लैब में आते हैं, उसके हिसाब से हमारे को देखना पड़ता है, तो इंटरेस्ट टैक्स एप्लीकेबल होता है। और बॉन्ड के अंदर भी टैक्स ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होगा रूल्स के हिसाब से कि वो बॉन्ड टैक्स फ्री बॉन्ड है या टैक्स है, तो उस इंटरेस्ट पे आपकी इनकम में जोड़ के आपको वो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये मोटा मोटी कंपैरिजन है। तो एफडी में आप पैसा जमा कराते हैं बैंक के पास, पैसा आप बैंक के पास है, वहां पे एफडी का इंटरेस्ट मिलता है, उसे सिंपल इंटरेस्ट की भाषा में इंटरेस्ट बोला जाता है। बॉन्ड भी वही होता है, वहां पे भी आप पैसा देते हैं, बट वहां आप गवर्नमेंट कंपनीज को देते हैं या कॉर्पोरेट्स को देते हैं, और वहां के इंटरेस्ट रेट को हम लोग एक कूपन रेट के हिसाब से डिफाइन करते हैं। और दोनों में ही आपकी जो इनकम होती है, आपके सम इन्वेस्टेड प्रिंसिपल के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है, जो परसेंटेज में डिफाइंड होता है। एफडी और बॉन्ड दोनों फिक्स्ड इनकम कैटेगरी से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली दोनों फिक्स्ड इनकम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का रिस्क अलग अलग है। बैंक में जहां पैसा जाएगा तो वहां पे रिस्क कम होती है, वहीं कॉर्पोरेट में जाएगा और क्योंकि मार्केट ट्रेडेबल है बॉन्ड्स, तो वहां पे रिस्क स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस चीजों को, इन एस्पेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। बॉन्ड और लिक्विडिटी को किस तरीके से समझेंगे, हमने एपिसोड 25 में लिक्विडिटी की पूरा डिटेल में बात करी थी। अगर कोई बॉन्ड एक्सचेंज या मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो इन्वेस्टर उसे मेच्योरिटी से पहले बेचने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज आप जैसे स्टॉक को बेचेंगे, ऐसे ही बॉन्ड अगर ट्रेड हो सकता है, तो आप उसमें एक सेल ऑर्डर लगा करके आप एक ट्रेड लगा सकते हैं कि भाई मुझे बेचना है मेच्योरिटी से, मेच्योरिटी तक रखना है तब तो कोई बात नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ रही है, मैं इसको ट्रेड करके ज्यादा पैसे में बेच सकता हूं, तो आप वो कर सकते हैं, मेच्योरिटी से पहले बेच सकते हैं। लेकिन बिकना और सही प्राइस के ऊपर बिकना, एक तो क्या वैल्यू और एक राइट वैल्यू पे बिकना, दोनों अलग बातें हैं। तो हमारे को ऐसे ट्रेड ट्रांजैक्शन करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि मेरे कूपन रेट से अगर मेरे को बेनिफिशियल ट्रेड मिलती है बेचने के ऊपर, तो ही ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, तभी वो जो बॉन्ड होगा आपके लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो पाएगा। और किस बात पे डिपेंड करेगा कि सामने बायर होना जरूरी है। अगर बायर ही नहीं है तो फिर आपका वो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट नहीं हो पाएगा। बट यस, बॉन्ड्स वगैरह जो हैं वो एक फेयर लिक्विडिटी में है, लिक्विडिटी मिल जाती है, बायर मार्केट में बने रहते ही हैं। बॉन्ड्स और इन्फ्लेशन को कैसे समझें, एपिसोड 20 से हमने इन डेप्थ इन्फ्लेशन की बात करी थी। एक होता है बॉन्ड रिटर्न जो होता है कूपन रेट, एक होता है इन्फ्लेशन जो 7-8% होता है। तो रियल रिटर्न हमारे को किस तरीके से समझना है, हमने जैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एफडी में भी बात करी थी कि आपका रियल रिटर्न होगा कि अगर बॉन्ड आपका 10% कूपन है और इन्फ्लेशन 7% है, तो आपका रियल रिटर्न एडिशनल 3% का होगा। तो हमेशा चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे एफडी हो, चाहे कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, आप उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखें कि वो इन्फ्लेशन बीटिंग है या इन्फ्लेशन के बराबर है, या इन्फ्लेशन से ज्यादा दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन से बहुत कम है, तो आपके पैसे की परचेसिंग पावर का रियल ग्रोथ वीक हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी बात करी हुई है। इसलिए बॉन्ड्स को भी, नॉट जस्ट बॉन्ड, किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इन्फ्लेशन के रेस्पेक्ट में देखना बहुत जरूरी है, और उसको उसी तरीके से एनालाइज करेंगे, तभी आप अपने पैसे की रियल ग्रोथ और रियल परचेजिंग पावर इंप्रूवमेंट एंड इंक्रीमेंट कर पाएंगे। बॉन्ड खरीदने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए कि इश्यूअर कौन है, उसका क्रेडिट क्वालिटी और क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, कूपन रेट कितना है, मैच्योरिटी कितने टाइम पीरियड की है, मार्केट प्राइस क्या है उन बॉन्ड्स का, लिक्विडिटी कैसी है, क्या बॉन्ड इजीली ट्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर नहीं होगा और आपको लंबे टाइम पीरियड तक रखना पड़ेगा, तो हो सकता है वो लिक्विड स्टॉक्स या लिक्विड स्टॉक्स की तुलना के बराबर ना हो, तो लिक्विडिटी भी चेक करना जरूरी है। टैक्स और डिफरेंट चार्जेस हैं, उनका भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो ये इन सम टोटल और ये 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी को समझने चाहिए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिस्क, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। हो सकता है कि एक कंपनी बहुत अच्छा कूपन रेट दे रहा हो, खूब अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा हो, लेकिन अगर उसका क्रेडिट वर्दीनेस सही नहीं है, तो एक बार उस पर भी विचार करना चाहिए, उसको भी इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे केवल हाई इंटरेस्ट, हाई कूपन रेट ही नहीं देखना है, हाई यील्ड के साथ साथ आपको रिस्क भी देखना है कि अगर हाई यील्ड मिल रही है तो रिस्क कितना है। अगर हाई रिस्क है तो भी आपको समझदारी से विचार करके ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा। एक इलस्ट्रेशन देखिए कि एक बॉन्ड ए है जिसका कूपन रेट है 7% और रिलेटिवली जो इशूअर है उसका जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो काफी स्ट्रांग है। एक बॉन्ड बी है जिसका कूपन रेट है 10% और इशूअर का हायर क्रेडिट रिस्क है। अब देखिए इसमें से कौन बेहतर है,
अब जनरल पब्लिक है जिसको इन्वेस्टमेंट का पूरी नॉलेज नहीं है, तो हमें केवल 10% देखकर बॉन्ड बी को चुनना कि भाई ये ज्यादा दे रहा है, 3% ज्यादा दे रहा है, उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिटर्न के साथ जैसा मैंने कहा रिस्क भी आता है। और एपिसोड नंबर 22 में हमने रिस्क और रिटर्न की बात करी थी कि किस तरीके से रिस्क और रिटर्न कनेक्टेड होता है, और उसको ये जो कॉन्सेप्ट है आज का, ये देखिए आप अब यहाँ पे आप कनेक्टेड कर सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड बी है 10% है और बॉन्ड ए है वो 7% है, बट रिस्क प्रोफाइल की वजह से आप देख सकते हैं कि रिस्क प्रोफाइल की वजह से देख सकते हैं कि 10% ज्यादा रिस्की है। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। रिस्क और रिटर्न का अब आपने यहाँ पे कनेक्शन समझ लिया है कि किस तरीके से कनेक्टेड है। बॉन्ड्स पोर्टफोलियो में कहां पे आते हैं? देखिए, एक जब पोर्टफोलियो होता है तो हमने बात करी हुई है कि हमारे को बैलेंस पोर्टफोलियो बना करके चलना है। तो उस बैलेंस पोर्टफोलियो के अंदर हमारे को इक्विटी जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जो हमारे को हमारे इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ प्रोवाइड करती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसा मैंने बोला है कि जितना बड़ा टाइम होराइजन होगा, आपके जो पैसे की कंपाउंडिंग होगी वो काफी अच्छी होगी। तो नॉर्मली जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट करा जाता है वो लंबे टर्म के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अचीव करने के लिए किया जाता है। और जो बॉन्ड्स होते हैं और जो फिक्स इनकम होते हैं, जैसे एफडी हो गया या बॉन्ड्स हो गया, वो उसमें हम इनकम और स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि भाई मुझे रेगुलर कैश फ्लो मिलता रहेगा। मैं चाहूं तो मंथली कैश फ्लो ले सकता हूं, मैं चाहूं तो मंथली क्वार्टरली पेमेंट ले सकता हूं, 6 मंथली ले सकता हूं, एनुअल ले सकता हूं, तो आपको उससे एक रेगुलर कैश फ्लो मिल सकता है। गोल्ड हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए करते हैं, और कैश और लिक्विड असेट्स जो हमारे पास रहते हैं वो बेसिकली एक फेयर लिक्विडिटी के लिए रहती है कि भाई मेरे पास लिक्विड कैश अवेलेबल है, अगर कोई इमरजेंसी आती है मेरे पास, मैं इमरजेंसी में उस कैश को यूज कर सकता हूं। तो बॉन्ड्स का जो प्लेसमेंट है हमारे पोर्टफोलियो में, बेसिकली वो इनकम और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि हमारे को रेगुलर खर्चों के लिए रेगुलर इनकम सोर्स की तरह रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो यहाँ पे हर असेट क्लास का रोल अलग है, इसीलिए क्योंकि असेट क्लास डिफरेंट हैं, इनके रोल डिफरेंट हैं, इसलिए हमने प्रीवियस एपिसोड में असेट एलोकेशन को और डाइवर्सिफिकेशन को काफी डीप के अंदर अंडरस्टैंड किया था। हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? बॉन्ड्स को गारंटीड रिटर्न समझना, बिकॉज ये मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं, मार्केट के फ्लक्चुएशन का असर पड़ता है, तो हमेशा ही इसमें गारंटीड रिटर्न नहीं हो सकता है। केवल कूपन रेट को मत देखिए, रिस्क को भी देखिए, क्रेडिट रिस्क को इग्नोर मत कीजिए, इंटरेस्ट रिस्क को इग्नोर मत करिए, लिक्विडिटी को चेक करना ना भूलें कि वेदर वो ट्रेड हो सकता है, इसमें लिक्विडिटी है या नहीं है, बायर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। टैक्स को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज होलिस्टिकली ये देखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट टैक्स एफिशिएंट है या नहीं है। और हाई यील्ड देख करके तुरंत डिसीजन ना लें, और ये देखें कि रिस्क प्रोफाइल जो इशूअर की है वो कितना है, क्योंकि रिस्क पे भी बहुत डिपेंडेंट करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट आज किया और रिस्क हाई है, हाई रिस्क की वजह से हाई यील्ड हाई रिटर्न देख लिया हो, कहीं ऐसा ना हो कि आगे फ्यूचर में कंपनी में कुछ हो जाए और वो अपने रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को भी कंप्लीट ना करें। तो ये 6-7 रिस्क को अंडरस्टैंड करें, उसको एनालाइज करें, और स्वयं फिर डिसीजन लें कि मेरे लिए क्या सही है, और मेरे इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल और मेरी जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से क्या सही है, उस हिसाब से फिर डिसीजन मेकिंग करें। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, इश्यूअर और इन्वेस्टर कौन होता है, कूपन रेट क्या होता है, मेच्योरिटी क्या होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या हैं, बॉन्ड्स में कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का रिलेशनशिप क्या होता है, एफडी और बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, और बॉन्ड खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स को नहीं करना है। तो आज आपको क्या करना है, इन 6-7 चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए और कोशिश कीजिए समझने की उन इन्वेस्टमेंट में, अगर आपके पास बॉन्ड है तो इशूअर कौन है, कूपन रेट क्या है, मेच्योरिटी क्या है, क्रेडिट क्वालिटी क्या है, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, लिक्विडिटी क्या है, टैक्सेशन क्या है। तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि भाई बॉन्ड्स जो है वो केवल इंटरेस्ट देने वाला एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अपने आप में फुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो एक बार आपको एग्जांपल लेकर के इन चीजों को खुद से भी समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जब खुद समझ में आएगा तब एक हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं विथ ऑल दिस नॉलेज। अगर आपको 7% एफडी और 9% बॉन्ड का ऑप्शन मिलता है, तो आप क्या सिर्फ ज्यादा रिटर्न देखकर बॉन्ड चुनेंगे या पहले रिस्क देखेंगे? कमेंट करके आप मुझे अपना आंसर जरूर बताइए कि इन दोनों में से आप क्या सेलेक्ट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है हमारे एपिसोड 22 रिस्क एंड रिटर्न से कनेक्टेड है। देखिए, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिया है बॉन्ड के बारे में। अब हमारे पास फिक्स्ड इनकम
इन्वेस्टमेंट के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है, एफडीज एंड बॉन्ड्स। दोनों में हमें इंटरेस्ट मिलता है। एक में हम गवर्नमेंट को या कॉर्पोरेट को पैसा देते हैं और एक हम बैंक में पैसा जमा करा देते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात क्या है, जो मेन क्रिटिकल चीज है कि अगर फिक्स इनकम स्टेबिलिटी और इनकम दे सकता है तो फिर हम इक्विटी में या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? भाई हमारे को इनकम मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गया, रेगुलर मिल गया, तो हम इक्विटी की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं? और शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है, यह हम अपने आने वाले एपिसोड 30 में समझेंगे, जिसका टॉपिक है इक्विटी और शेयर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में। वहां हम जानेंगे कि इक्विटी और शेयर्स को क्या होते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं और वो कैसे हेल्प करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ करने में। तो एक प्रीव्यू देख लेते हैं एपिसोड 29 का। हम इक्विटी एंड शेयर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे आने वाले एपिसोड 29 के अंदर। तो कोर्स प्रोग्रेशन किस तरीके से है? तो कोर्स प्रोग्रेशन इस तरीके से है कि हमने पहले अपने कोर्स में पर्सनल फाइनेंस की बात करी, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करी, फिर इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स की बात करी। अब हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग अपना कोर्स आगे बढ़ा रहे हैं स्टॉक मार्केट अंडरस्टैंडिंग में। तो आने वाले वीडियो में हम अब स्टॉक मार्केट, इक्विटी, शेयर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम दो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स फिक्स इनकम के जान चुके हैं, एफडी और बॉन्ड्स, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल क्या होता है और दोनों में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले वीडियो में हम इक्विटी, स्टॉक मार्केट, शेयर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरा वीडियो रिलीज होते ही आपको तुरंत बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।